आवाज नहीं करिए, प्लीज आवाज नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज नहीं करिए। ABCD से पैरेललोग्राम, ठीक है, और CE/EB ये आपको 1/3 दे रखा है, गिवन है, और टू प्रूव है आपका BF = 4BF, और एक है AF = 4F × E। ये F है बीच में, ये E है, ठीक है। ये आपको करना है, अपने आप ट्राई करो, शोर नहीं बचाना बिल्कुल भी, ठीक है। देखो इवैल्यूएट, इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। टेबल मैंने कल आपको बता दिया था, आपने याद कर लिया उस टेबल को। अब कोई भी वैल्यू अपनी उसमें रजिस्टर में नहीं देखना, कोशिश करना है कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हें जो याद करेंगी वही आए। कॉट 10 नहीं पता, 10 पता है, और ये भी पता है कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, पता है। जब तुम्हें 10 पता है और 10 का ये पता है कि कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो जो 10 की वैल्यू उस एंगल पर होगी उसका उल्टा कर ले। 1030 अगर मान लो दे रखा है यहाँ पर 1030 होता है 1/√3, तो cot 30 क्या होगा, √3। नहीं फिर -1/1030 डिग्री, वो अगर वो भी लिखना है तो वो लिख लो, अपन इतनी समझ दो वैसे भी होनी चाहिए। सब कुछ बता दिया ना तुम्हें, 10 cot sin cosec सब बता दिया। बेटा मेरे से पूछ रहे हैं, लिखना है 50 पर, क्यों भाई तुम्हारा लिखना है 50 पर, सब कंफर्म कर रहा है, इसका मतलब तुझे याद नहीं है। तो याद है तो कल फिर विश्वास रखा अपने ऊपर कि मुझे याद है। नहीं उसे पता है, उसे पता है, तेरे से पूछ रहा है वो। तो बस 1 तो लिख ले, 1। टाइम खराब क्यों करता है, जल्दी करा कर क्वेश्चन का भी फटाफट। रेशनलाइज करना बहुत जरूरी है, बिना रेशनलाइजेशन के काम नहीं चलेगा, नंबर कट जाएंगे आप। आज सिन नहीं होता बेटा, साइन स्क्वायर होता है, बाप का स्क्वायर हो जाएगा। साइन 30 स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें ब्रैकेट डालना पड़ेगा ऐसे। इसकी वैल्यू यही है ना, एंगल से कोई लेना देना नहीं होता तुम्हारा। अगर होल स्क्वायर कर रहे हो दैट मींस यू आर स्क्वायरिंग, अगर स्क्वायर कर रहे हो यू आर स्क्वायरिंग द वैल्यू ऑफ cos 45, क्योंकि cos 45 एक वैल्यू है, उसका स्क्वायर कर रहे हो। एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, एंगल का स्क्वायर नहीं करना। कुछ गलत आ रहा है बेटा, 10/9 आ रहा है, देखो क्या गलती करी है। वही तो क्या पता है क्या क्या इतना लंबा जोड़ा है, निकाल क्या गलती डाली, देखो जरा कैलकुलेशन देखो क्या गलती करी, किसकी वैल्यू तो गलत डाली है। cos की वैल्यू डाली। अरे सर वो टेबल याद है सर वो नीचे वाला स्क्वायर
स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? वो cos के नीचे का स्क्वायर तो बेटा लिखना था तुझे ये सर थर्ड ये सेकंड हो गया सेकंड। थर्ड देखो cot 45 1 होता है, cot 45 इज 1 क्योंकि tan 45 1 और tan का उल्टा होता है cot, तो 4 into 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 होता है 1/2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 sec 60, sin 60 होता है √3/2 3/4 प्लस cos 90 0, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3/4। थर्ड का आंसर 3/4। हाँ जी बोलो, कोई डाउट है? क्वेश्चन अलग आ रहा है। नहीं मैं ही करता हूँ। -5/4 है क्या? 5/4 का बेटा by 2 अभी मैं बता देता हूँ। 4 into cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/60, 1/2 का स्क्वायर 1/60, sin 30 1/2, इसका भी 1/60, ये भी 1/2 होता है, ये भी 1/2 माइनस ब्रैकेट जरूर लगाना, tan 60 होता है √3, उसका स्क्वायर 3, cot 45 होता है 1, उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 into sec स्क्वायर 30, sec 30 cos 30 कितना होता है √3/2, √3/2 तो उसका हो गया 2/√3, तो इसका स्क्वायर हो गया 4/3, ये भी कैंसिल हो गया, ये 4/2 into 16 हो गया, देखो -4 नहीं +4, ये कैंसिल हो गया, 8 2 16, 1/2 आंसर है। ठीक है समझ में आई? आगे समझ में? नवदीप को नहीं समझ में? अगर वो 1090 आ जाए 1090 आएगा ही बेटा, cot 90 आ सकता है, 1090 नहीं आएगी। जीरो होता है जीरो सॉरी हाँ थर्ड ये बात सबको समझ में आ गई अब कैसे डालनी वैल्यूज? आगे भी कार्तिक को आगे समझ में, तुझे आगे समझ में? आज क्वेश्चन भेजूंगा फिर से। अब देखो सुनो ध्यान से, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। अब बोलना कोई नहीं, किसी को आता हो तो चुपचाप बैठा रहे, कुछ लेना चुपचाप बैठो, ठीक है? बस पेन को रख दो नीचे, समझो जो इसके सामने है उसको पेन पे धर लगाओ। sin 2 थीटा कितना होता है √3/2। अब वो एंगल सोचो जिस पर sin की वैल्यू √3/2 sin 60 है ना, तो sin 60 लिख दो, इसकी जगह लिख दो sin 60, लिख सकते हैं भाई, √3/2 की जगह क्या लिख सकते हो sin 60। अब इधर भी sin है इधर भी sin है, तो ये काटना नहीं 2 थीटा किसके बराबर हो गया, तो थीटा कितना हो गया, समझ में आई मेरी बात? ये नहीं कि यहाँ अगर साइन है तो साइन की सोचनी है, ये नहीं कॉस की भी होती है, ये कॉस लिख लिया मैंने, तुझे बताओ मैं तो उसे भी कर दूंगा पर तुमसे नहीं होगा, ठीक है? तो साइन का साइन में सोचना है कि भैया साइन 2 थीटा है √3/2। और दूसरी बात जो बहुत गलती करते हैं और अभी भी कर दोगे बच्चे, इसको क्या करते हैं sin 60 दिमाग में सोचते हैं इज इक्वल टू 60 लिख लेते हैं, क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 60 sin 60, क्योंकि ये इसके बराबर थोड़ी हो सकता है, तो इसको क्या लिखना है आपने, यू टू राइट sin 60 जिस पर ये है, और फिर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अब अगर यहाँ 3 थीटा होता तो 3 थीटा लिख देता, थीटा कितना आ जाता 20, वो तुम्हारे उस पर डिपेंड है। 4 थीटा होता तो 15 आ जाता, 4 थीटा इज इक्वल टू 60, तो थीटा कितना हो जाता 15 हो जाता। समझ में आ गई बात? अब एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, उसे फिर करा रहा हूँ और उसके बाद तुम्हें दूंगा कि तुम अपने आप ही कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 2 cos 3 थीटा 1, थीटा बताओ कितना होगा? मैं जल्दी से बता सकता हूँ 20 होगा। करो करो, लिख के करो, लिख के करना है। करके लिख के कहिए, मैं कॉपी में चेक करूंगा आगे।
tan 3x इज इक्वल टू sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30। एक मिनट चेक कर लूँ, ठीक है? देख कर ही पता चल रहा है कि आंसर 45 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 15। 15 आ गया। हाँ जी, 1/√2 सर, नहीं बोलना है। इफ sin a plus b equals to 1 and cos a minus b is equal to 1 और 0a plus b 90 डिग्री से कम है, ठीक है, और एंगल a is greater than equal to एंगल b, फाइंड a and b। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। वैसे तो तुम्हारे लिए कंडीशंस कोई मायने रखती नहीं है, क्योंकि कंडीशंस अभी समझ में नहीं आएंगी। आप जब क्लास 11th में आ जाओगे तो कंडीशन समझ में आएंगी। तो ये पक्का है कि a जो है b से बड़ा है, a में से b माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो क्या करना है। अब आप समझो ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं आप, है ना। इस क्वेश्चन में आपको a प्लस बी निकलवाया गया है और दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा a माइनस बी निकालो। दो क्वेश्चन दे दिया, आपसे कहा साइन a प्लस बी 1 है, तो साइन a प्लस बी 1 कहाँ होता है बच्चों? साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 लिख दिया, दैट मीन्स a प्लस बी कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। ऐसे ही कॉस a माइनस बी कहाँ होता है? 1। कॉस 0 पर, कॉस 0 पर क्या होता है? 1। a माइनस बी कितना आ गया जी? 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं 45 नहीं आएंगे, हाँ 45 में, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्व कर लो। तो a इज इक्वल टू 90, a कितना आ गया जी? 45, और b भी कितना आ गया जी आपका? 45। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब यहाँ जरूरी नहीं है a प्लस बी ही हो, ऐसा भी हो सकता है a प्लस 2b इज इक्वल टू दिस, और यहाँ हो सकता है 2a प्लस b या माइनस b इज इक्वल टू दिस। तो दो इक्वेशंस लास्ट में सॉल्व करनी होती है। अब जैसे सपोज वैसे ही एग्जाम्पल ले रहा, अगर मान लो यहाँ ये होता है ऐसे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, मुझे नहीं पता है ठीक होगा कि नहीं, तो मैंने इसको लिखा साइन 90। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 90। कभी भी एंगल्स नेगेटिव नहीं निकलेंगे आपके, कभी भी एंगल्स नेगेटिव नहीं होंगे आप, ठीक है। और मान लो ये होता है कॉस a माइनस 2b इज इक्वल टू 1, तो हमने लिखा कॉस 0, तो आपने लिखा भाई a माइनस 2b जो है वो 0 के इक्वल आ गया। अब दोनों को सॉल्व करना है, जैसे सिंपल इक्वेशन होती है वैसे सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड आता है ना, तो उसे मल्टीप्लाई कर लो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है उससे कर लो। अब सब्स्टिट्यूशन से कैसे कर सकते हैं? a इज इक्वल टू 2b आ गया, देखो इसको इधर ले गए, इस वैल्यू को इसमें डाल दिया, तो 2b इंटू 2 इज 4b, तो 4b प्लस b इज 90। तो इसका मतलब 5b कितना आ गया जी? 90। तो b कितना आ गया जी? 80 डिग्री, ठीक है, 18 बने 90, और इसको इसमें डाल दिया, तो a कितना आ गया जी आपका? 36। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है करने के लिए। आपको कंसेप्ट वही लगाना है जो अभी तक लगाया आपने, एक्स निकालने वाला है, थीटा निकालने वाला। अभी करे ना दो क्वेश्चन जो अजय ने भी कराए यहाँ के। तो ऐसे ही इस एंगल को यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, और दो इक्वेशन बनवा के आपको कहेंगे भाई सॉल्व करके ए भी बता दो। बात समझ में आ गई मेरी? ऐसे क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में भी आपके आएंगे, और आपको घर से करके भेजने हैं, लाने हैं मतलब। और मैं आपको 4 तरह की आई की डिजीज बताई थी। एक बताई थी मायोपिया, एक बताई थी, आप मत बोलो बस मैं बोलूँगा, हाइपर मेट्रोपिया, एक बताई थी प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, और एक बताई थी एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, और एक बताई थी कैटरेक्ट। 4-5 तरह की बताई थी। एक होता है ग्लूकोमा जो मैंने बताया था, ये कोर्स में नहीं है, ये कोर्स में नहीं है, ये भी बता दूं, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, जो बच्चे याद रखना चाहते हैं वो याद रख सकते हैं। ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड कैटरेक्ट, ये चारों आपके कोर्स में, ठीक है। और ये कैटरेक्ट का कारण अननोन है वैसे कि भाई क्यों होता है पता नहीं, लेकिन एज के हिसाब से ऐसा क्या हो जाता है ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। और आजकल जो है ये कैटरेक्ट
यंग लोगों को भी खूब हो रहा है, चोट से भी हो जाता और छोटे बच्चों को भी हो जाता है आजकल। ठीक है, हाँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है? कब? इसके दो कारण छोटे छोटे पता है। जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं उनको एक कैटरेक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा नमक खाने में। ये नहीं नॉर्मल घर में बना है तो हो जाएगा, वो उसके ऊपर भी डाल खा रहे हैं और चटपटा खा रहे हैं और नमक डाल रहे हैं उसको, तेज नमक खाने में, उनको हो जाता है। दूसरा, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऊपर से आती है उसके कारण भी आंखों में कैटरेक्ट हो सकता है, अगर कहीं पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा है, समझ रहे हो, तो भी उसका कारण कैटरेक्ट बन सकता है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो हमारे शरीर में एक तो ग्लूकोमा कैटरेक्ट कर सकती हैं, एक हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है ना, और एक हमारी स्किन को कैंसर कर देती है, कैंसर तक हो जाता है स्किन को। रैशेस तो हो ही जाते हैं, बट उसके अलावा भी कैंसर तक हो सकता है। तो ये यूवी रेडिएशन, ये कोर्स में है आपके, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसको। अब हमने पढ़ा था मायोपिया, हमने कहा था भाई ये शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास की चीज़ दिखाई देती, दूर की नहीं दिखती। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया है फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। ठीक है, तो दूर की दिखती है, पास की नहीं दिखती। तो बच्चों को सबको मायोपिया होता है जिनके चश्मे लगे हुए, क्योंकि वो अपनी बुक पढ़ लेते हैं लेकिन ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए उनको सबको शॉर्ट साइटेडनेस है, पास देख लेते हैं, दूर नहीं देख पाते। और जो बड़े लोग होते हैं ज़्यादातर उनको फार साइटेडनेस होती है। ठीक है, और प्रेस मायोपिया होती है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, इसको एक और बोलते हैं ओल्ड एज हाइपर मेट्रोपिया। मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनको ये प्रेस बायोपिया जो कहते हैं, फार साइटेडनेस, पास की चीज़ नहीं दिखती उनको, दूर की। पहले आँख खराब जो होती है ना बड़े लोगों की एज के हिसाब से, वो पास की चीज़ दिखनी बंद होती है उनको, मतलब बंद नहीं, कम हो जाती है। और फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद दूर की चीज़ भी दिखनी कम हो जाती है, और फिर दोबारा। तो अब इनमें क्या करते हैं हम, जिससे हमारे को चश्मे जो लगाते हैं, कौन से चश्मे में कौन सा लेंस होना चाहिए, जो स्पेक्स या स्पेक्टिकल्स हम लगा रहे हैं उसमें कौन सा लेंस होना चाहिए, ये हमें पढ़ना है। और इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जो डिफेक्टेड आई है, बेटा ध्यान से इधर सुनो, मोनिका जी कहाँ ध्यान दीजिए, जो डिफेक्टेड आई है ये लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, कुछ समझ में नहीं आता। तो जो मायोपिया है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, अब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आई नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ गोल बना रहा हूँ, आई डिनोट कर रहा हूँ कि भाई ये लेंस है, बस ये ऐसे बना दिया मैंने। अब हमारा होता क्या है, हमें शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास की देख रहे हैं, बेटा बैठ जाना शांति से, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को प्यास नहीं लगी, तुझे प्यास लगी, बैठ ही रहना शांति से, बैठ। एक बार मैं तो या तो रोक दे मेरे को और पीले कर ले जो करना है, डिस्टर्ब ना करा क्लास में। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है, पास की चीज़ पढ़ रहे हो, दूर की नहीं पढ़ रहे हो। तो ये जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। जब भी दूर की चीज़ देखते हैं तो लाइट रेज हम पैरेलल लेते हैं। हमने जितने भी केस अब तक लेंसेज में पढ़े थे, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता था तो हम क्या करते थे, लाइट रे को पैरेलल लेते थे। तो ये लाइट रे पैरेलल बनानी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो आई लेंस है ये इतना मोटा हो जाता है, पतला नहीं हो पाता। मैंने कल समझाया था अकोमोडेशन ऑफ आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या आती है कि आपका लेंस मोटा या पतला अपने आप हो सकता है। दूर की चीज़ देखोगे तो पतला हो जाएगा, पास की चीज़ देखोगे तो मोटा हो जाएगा। ये समझाया था मैंने आपको, है ना। अब तुम्हें यहाँ है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास का पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब आपका लेंस मोटा हो गया है लेकिन दूर की नहीं देख पा रहे, इसका मतलब मोटे से पतला नहीं हो पा रहा, मोटे से पतला नहीं हो पा रहा, उसकी फोकल लेंथ नहीं बढ़ पा रही है। पतला होगा तो उतनी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, जितना छोटा होता है मोटा होता है उतनी फोकल लेंथ कम होती है, इसीलिए हम पास का पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो अब ये अगर ऐसा हो रहा है कि मोटा ही हो गया तो ये एक्चुअल में तो मिलनी तो यहाँ चाहिए थी, मिलनी कहाँ थी, रेटिना पे जब लाइट रे मिलती है आपस में ऐसे तो इमेज की फॉर्मेशन होती है। लेकिन मोटा हो गया वो लाइट रे, इंस्टेड ऑफ मीटिंग हेयर वो पहली मिल गई, पहली मिल गई रेटिना से पहले।
यहाँ आ गए हैं, ठीक है। धीरे से थोड़ा सा देखने में, ठीक है बेटा जी। तो ये क्या हो गया, ये डिफेक्टेड आई है, दिस इज डिफेक्टेड आई, मायोपिया की डिफेक्टेड आई। अगर नॉर्मल आई होती तो कैसी होती, नॉर्मल आई होती तो हमारी ये आता और ये यहाँ मिल जाती, यहाँ मिल, तो ये नॉर्मल आई है ना, दूर की चीज हम देख पा रहे हैं आराम से, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये डिफेक्टेड आई, अभी मोटा हो गया, मतलब कन्वर्ज ज़्यादा कर रहा है, क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग ज़्यादा कर रहा है। मोटा होने का मतलब क्या है, पास फोकस, अब ये पैरेलल लाइन आई थी, इसका मतलब फोकस यहाँ बन गया, इसका बनना यहाँ चाहिए था, फोकस यहाँ बन गया। अब मैं इसका फोकस सरकाऊँ कैसे वहाँ, भाई चश्मा लगाना है ना, तो चश्मे में कौन सा लेंस लगाऊं कि इसका फोकस सरक के आगे चला जाए, तो कॉन्वेक्स लगा दिया तुमने, तो कॉन्वेक्स तो और कन्वर्जिंग होता है, तो लाइट रे और कन्वर्ज हो जाएंगी, तो कनकेव लगाओ। जब तुम्हारे को पहले देखो, समझो चीज को, दिमाग से सोचा करो कि ये कन्वर्ज कर रही है ना, कॉन्वेक्स लेंस जो ये लगी रहा है, इस कॉन्वेक्स लेंस ने इतना कन्वर्ज कर दिया कि यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया, पहले ही कन्वर्ज कर दिया, इसका मतलब उसकी कन्वर्जिंग पावर तो पहले ही ज़्यादा हुई है। तो अगर कन्वर्ज पहले ही कर रहा है, वो पतला नहीं हो पा रहा है, और तुमने और एक कॉन्वेक्स लेंस जोड़ दिया उसमें, तुम तो यहीं जुड़ जाएगी, तो कॉनकेव लगाओगे ताकि पहले बाहर की तरफ जाए और फिर कन्वर्ज हो। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, तो हमारे पास ये आई है, ये हमारा लेंस है, इससे पहले हमने एक कनकेव लेंस लगा दिया, ठीक है। अब जब लाइट रे आएगी, ये लाइट रे आएगी, पहले ये बाहर की तरफ ले, फिर ये बाहर की फैला दी ना, अभी जो काम ये नहीं कर पा रहा था, वो काम ये कर रहा है, ये लाइट रे फिर यहाँ मौजूद, अब कन्वर्ज कर दी, तो ये तो कन्वर्ज ही करेगा ना, ये डाइवर्ज नहीं करेगा, और इसकी जो डाइवर्ज करने की जो ताकत थी, जो इसको दूर फोकस को दूर भेजने की ताकत थी, वो इसमें नहीं रही। वो कौन करेगा, ये करेगा, पहले लाइट रे को फैलाएगा और फिर ये कन्वर्ज करेगा, फिर यहाँ भेजेगा। तो ये अलग अलग पावर के लेंसेज हमारी आंखों के हिसाब से होते हैं, किसी की पावर होती है 1.5, किसी की होती है 1.25, किसी की 0.75, किसी की 2.5, किसी की 4, जो आंखें खराब होती जाती है तो 3.25। तो जिनकी मतलब ज़्यादा खराब हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसको पतला नहीं कर पा रहा है, ये लेंस और भी कमज़ोर हो चुका है, ये बिल्कुल पतला नहीं कर पा रहा, तो इसलिए और चश्मा बढ़ता जाता है, ठीक है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तो, छोटे भी नहीं, मेरे ख्याल से 50 तक की उम्र तक लेज़र से करेक्शन हो जाती है। भाई तुम 18 साल के हो जाओगे, 20 साल के हो जाओगे, उस टाइम जाओ ऑपरेट करा लो लेज़र से, वो तुम्हारा फोकस सेट कर देगा, चश्मा नहीं लगेगा, और नहीं तो ये चश्मा लगाना पड़ेगा। जिस बच्चे को चश्मा लग रहा है वो 50,000 रुपये खर्चा लगेगा, 50,000 रुपये जाओ और ठीक करा जाएगा, सारी ज़िंदगी के लिए चश्मा ठीक है, और उसकी गारंटी होती है 60 साल तक फिर चश्मा नहीं लगता। ये भी कमाल की बात होती है, ऑपरेट करवाने के बाद 60 ईयर्स तक कोई चश्मा नहीं, ठीक है, बस खर्चा लगेगा। लोगों को कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, जिसके भी आंखें खराब, बच्चों सबके, और सबके माइनस का चश्मा है, नेगेटिव नंबर का चश्मा है, क्योंकि मैं सब समझा रहा हूँ, सुन। अब कनकेव लेंस का फोकस कैसा होता है, कनकेव लेंस का फोकल नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव होता है। देखो कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी तो मैं समझाया था मैंने। लाइट रे ऐसे गई, लाइट रे ऐसे गई, ऐसे डाइवर्ज हो गई, तो हम इसे पीछे खींच के लाएंगे,
तो जहाँ ये मीट करेगी पैरेलल लाइट रे अपीयर्स टू बी पासिंग फ्रॉम द फोकस, ये पीछे की तरफ ले आते हैं, तो फोकस इसका कैसा होता है यहाँ, और कॉन्वेक्स में क्या होता है, लाइट रे कन्वर्ज होती है, तो जहाँ से जाती है वहाँ फोकस, तो फोकस इसका राइट पे, तो इसका मतलब पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, तो यहाँ आपने ये लगाया है, इसका मतलब इसका फोकस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तो इसकी पावर भी नेगेटिव होनी चाहिए। पावर क्या होती है 1/f इन मीटर्स, ये भी बताया था मैंने। पावर क्या होती है 1/फोकस फोकल लेंथ इनटू फोकल लेंथ इन मीटर्स, तो ये पावर होती है। अब जब पावर फोकस ही नेगेटिव होगा फोकल लेंथ, तो पावर तो अपने आप नेगेटिव होगी, इसीलिए जब भी बच्चों को चश्मा लगेगा वो नेगेटिव पावर वाला चश्मा लगेगा, क्योंकि उनके कनकेव लेंस लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जी आपका। तो आप जल्दी से क्या करो, एक ये करेक्शन, एक ये बनाओ, ये डिफेक्टेड आई लिख लेना इसको, जल्दी से बना लो, और ये करेक्टेड आई लगा लो। डिफेक्टेड आई, करेक्टेड आई, जो हमने करेक्ट करा है, मायोपिया का लिखा मैंने, इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ द आई ड्यू टू विच an eye cannot see the distant objects clearly। ये शब्द क्लियरली बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर सूरदास हो गए तुम। दिख नहीं रहा, क्लियर नहीं दिख रहा, और दिख नहीं रहा में और क्लियर नहीं दिखने में बहुत अंतर है। ठीक है, और दो लिखो, दो इट कैन सी, THOUGH, दो इट कैन सी nearby objects clearly, though it can see nearby objects clearly। ठीक है, मायोपिया आइकन मेट्रो के दोनों एक साथ होते हैं। हाँ मेरे को है ना, हाँ बस दोनों हो सकते हैं, एज की बात हो जाती है। सुनो सुनी तो पहले बात नहीं करो, बात नहीं, डोंट वेस्ट टाइम। कॉजेज लिखो इसके, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया। मायोपिया के कॉजेज, नंबर 1 हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, पहला। नंबर 2 लिखो, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, छोटी, बाय बर्थ ही आपकी आंख की बॉल ही छोटी हो, लेंस के हिसाब से बॉल ही अंदर से छोटी होगी, और भी इतना छोटा नहीं होता कि आपकी आंख इतनी है तो जी इतनी सी रहेगी, ऐसा नहीं होगा। इससे बहुत हल्का सा अंतर भी होगा ना, तो भी आपकी आंख की आई बॉल छोटी मानी जाएगी। लेंस की तो पावर ज़्यादा है और बॉल हो गई छोटी, तो वो तो पहले ही कनेक्ट कर देगी ना उसको। देखो समझो बात को, मान लो बॉल ऐसी हो, आई लेंस ऐसा हो तुम्हारा, जो नॉर्मल आई है, इसकी जो वो है ये तो यहाँ आएगी, है ना, और मान लो बॉल ही छोटी हो गई, लेंस तो उतना ही लग रहा है पावर का, जगह छोटी है, जगह छोटी है, तो वो फोकस जो है, नहीं इसको आगे पीछे मत करो, बनेगी तो वो आगे पीछे जाएगी ही नहीं। पावर तो हाई कन्वर्जिंग है ना बेटा, जगह छोटी हो गई तो भी कन्वर्ज तो तुम्हारे हिसाब से छोटी कर रही है ना भाई। पहले इस लेंस की मान लो फोकल लेंथ सपोज करो 2 सेंटीमीटर मान लो, अब तुमने इसमें इसका जो वो था रेडियस था वो मान लो 1 सेंटीमीटर का था। अब जो तुम्हारी आई लेंस है वो तो अभी भी उसकी फोकल लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर ही है ना, लेकिन तुम्हारी बॉल छोटी होगी, ये बॉल तुम्हारी मान लो 0.75 की होगी, तो पहले यहाँ थी, अब जो है क्या होगा और आगे आ जाएगी, और ये सरक जाएगी ना, लेंस तो इतनी चलेगी, ये बॉल और आगे आ जाएगी। मतलब ऐसा समझो कि बड़े कमरे में कोई, छोटे कमरे में कोई बड़ी कन्वर्जिंग पावर की चीज़ रख दी तुमने, ठीक है, कैसे समझो? नहीं समझा, तुम लिख लो इसको, ठीक है, समझ में आ गई? इसके 2 कॉजेज है, बस तू याद कर लेना, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट
और आई कन्वर्टिंग पावर। एक मिनट मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, इसीलिए लॉजिकली समझा नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट, आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग लिखो, आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, हाँ, तो आगे लॉन्ग बदल जाएगी, पीछे रह जाएगी। पीछे आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग लिखो, इसे शॉर्ट नहीं, आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, लंबी हो गई। दोनों भी तो हो सकते हैं। एक मिनट, आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, देखो बात समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था उसमें। जो तुम बोल रहे थे उसके हिसाब से वो ठीक बोल रहे थे तुम कि भैया वो तो मिलेगी कैसे, कमरा छोटा हो गया तो और बाहर भाग जाएगी, है ना। तो हमें बाहर भगानी नहीं ना, हमारी जो आई लेंस है वो कब होगा, जब हमारी बाई बर्थ ही जो साइज था उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऐसा हो गया ओवल शोल्डर, है ना। ये तो उतनी ताकत का लग रहा है, तो अब क्या होगा, पहले फोकस यहाँ था, अब पहले ही मिल जाएगा यहाँ। आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, समझ में आ गई बात, अब समझ में आ गई। और दूसरा बताया था हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई, ये बाइबल, ये तुम्हारे जैसे देखते हो ना छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो उनको कुछ नहीं लिख के लाते हो, मम्मी पापा पूछते हैं बेटा कुछ लिख के लाया, बाद में चलता है नर्सरी केजी फर्स्ट में जाके इसकी तो आँख खराब है, आँख पे चश्मा लग जाता है, छोटे छोटे बच्चों को लगा होता है, तो वो इसीलिए लगा होता है उनके, क्योंकि बाई बर्थ ही अंदर से प्रॉब्लम होती, तो वो सारी ज़िंदगी फिर उसको, हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते यार। जो बाई बर्थ है, जो तुमने आई बॉल की साइज है, अगर वो गलत ही आ गया बन के, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो यू कैन नॉट करेक्ट दैट। जब तुमने गड़बड़ कर रखी है उससे तो हो सकता है करेक्शन, लेकिन वैसे नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब आ जाओ जी हाइपरमेट्रोपिया में, बोलो मत, अब चुपचाप जल्दी निकल लो इसको। हाइपरमेट्रोपिया ये पहला हो गया हमारा। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है जी, हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीज नहीं दिखती है, दूर की दिख जाती है। ठीक है, एक मिनट, अभी डायग्राम नहीं बनाना है, एग्जैक्ट सही से डायग्राम समझ में आएगा। बनाते चलो साथ साथ, फटाफट बोलो, नहीं बाद में नहीं करो, नीचे नहीं देता, मैं बाद में लिखवा दो, पहले से बनाओ। बेटा बात नहीं करो प्लीज, बना लो समृद्धि जी। टाइम लगेगा बनाने में, ऐसे आसान नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, समझना नहीं है।
ध्यान से बनाना बेटा, जो मैंने चीज समझाई है ध्यान से समझना। सब बताऊंगा, 2 मिनट रुके तो लिख ले बस। ये सारे आएंगे। खड़ा हो जा, खड़ा तू ठीक खड़ा खड़ा हमारे बैठे जहाँ बैठा तो मिश्रा जी से बोला तो मिश्रा जी बाहर। मिश्रा जी हाँ चलो फटाफट जल्दी से, ये करेक्टेड आई है। एरो लगाने नहीं बोलना, बन गया। इसी फोटो खींचो, फोटो ग्रुप पे डाल दो, किसी को नहीं ग्रुप पे भेज दे। अब सुन लो बात में, अब घर पे जाके बना लेना, घर पे जाके बना। ये 25 सेंटीमीटर हो गया नियर पॉइंट। अब जब हमारी आँख खराब होती है तो ये नियर पॉइंट जो है ना थोड़ा दूर चला जाता है, बढ़ जाता है 25 से 30 या 35 या 40 सेंटीमीटर तक भाग जाता है, 50 सेंटीमीटर भाग जाता है। ठीक है, तो तुम्हारी आँख की कितनी कमजोरी है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो नियर पॉइंट आपका कहाँ है। बात समझ में आ रही मेरी? तो नियर पॉइंट 25 से कहाँ से रख गया, पीछे से रख गया। अब यहाँ जो हमने डायग्राम बनाया है वो पॉइंट से लाइट आ रही है ना। पिछले वाले में क्या था, दूर की चीज़ देख रहे थे तो पैरेलल लाइट रेज लगा दी थी। पिछले फिगर में और इस फिगर में अंतर है। बेटा इसको बंद करके, मेरी बात मान जाएगा प्यार से, बंद कर दे इसको। घर पे जाके बना लेगी ना, फिर भेज दिए ना घर पर, उस पर बंद कर दे इसको। जो समझाता हूँ तो समझते नहीं, फिर अगले दिन आगे फिर मेरे से पूछोगे सर समझ में नहीं आया। तो नॉर्मल आई जो है वो 25 सेंटीमीटर का नियर पॉइंट कहाँ से रख गया भाई, पीछे से रख गया। अब हमारे को यहाँ से दिखाई दे रही चीज़, अगर हम नॉर्मल 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो हमें ब्लर दिखाई देगी। ब्लर क्यों दिखाई देगी, क्योंकि लाइट रे, अब इसमें क्यों क्या होता है, इसमें आपका लेंस पतला का पतला ही रह जाता है, मोटा नहीं हो पाता। पिछले वाले में क्या था, मोटा हो गया पतला नहीं हो पाया, इसमें पतला हो गया मोटा नहीं हो पा रहा। पास की चीज़ नहीं पढ़ पा रहा, इतनी नज़दीक ला के नहीं पढ़ पा रहा, यूँ करना पड़ रहा है या यूँ करना पड़ रहा है मुझे जब दिख रहा है। तो मैं अपना दूर पहुँचा रहा हूँ, नियर पॉइंट को मैंने पीछे सरका दिया। ठीक है, तो ये नियर पॉइंट हमारे पहले क्या बात है, ध्यान पढ़ नहीं सकता ना,
कभी पीछे देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है। कल को पूछूं क्लास में डंडा मारूंगा तेरे, बता लाल कर दूंगा और मार मार के। बदतमीज मत करा करो मेरी क्लास के अंदर। तो ये नियर पॉइंट कहाँ सरका दिए थी? पीछे सरका दिए। अगर यहाँ रखेंगे तो ब्लर बनेगी, यहाँ मिल जाएगी यार। अगर मैं इसको पीछे सरका लूंगा तो यहाँ जाएगी नॉर्मल उस पर जहाँ रेटिना बननी चाहिए। तो बोल्ड लाइन जो है वो कौन सी है? बोल्ड लाइन कौन सी है? जो हमारा खराब नियर पॉइंट है, जो हमारा बढ़ गया है, वहाँ से तो रेटिना में बन रहा है। लेकिन जो हम नॉर्मल पे ले आए 25 सेंटीमीटर पे, तो हमारी ये कहाँ चलेगी थी? पीछे चलेगी, क्योंकि मोटा नहीं हो पाया। तो इसका जो जहाँ कन्वर्ज करेंगी, जहाँ मिलेंगी जाके, वो लेंस के इसके रेटिना के बाहर चली गई। उसमें क्या था? हाई कन्वर्जिंग पावर थी तो पहले ही मिल गई थी ऐसे। अब ये ऐसे मिलेगी बाहर। समझ लो एक बार अच्छे से इसको, ये बात समझ में आ नहीं सकती। अब मेरे को क्या करना है? अब ये मेरा लेंस मोटा हो चुका, मतलब कि पतला हो चुका, मतलब कि कन्वर्ज नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या है? कन्वर्जिंग पावर इसकी कम हो गई है। तो कन्वर्जिंग पावर को और कन्वर्ज करने के लिए क्या करूँगा? कॉन्वेक्स लेंस लगाऊंगा, कॉनकेव नहीं लगाऊंगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाऊंगा, क्योंकि पहले ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैंने कनकेव लगा दिया तो और कन्वर्ज नहीं कर पाए, और मोटा कर दिया तुमने तो और दूर भेज दिया उसको। तो अब क्या करना है मेरे को? इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस ही लगाऊंगा। तो एक कॉन्वेक्स लेंस लगाऊंगा तो कॉन्वेक्स यहाँ था पहले मेरा नियर पॉइंट जो खराब वाला था, एंड डैश इज खराब वाला नियर पॉइंट। तो ये इसकी जगह अभी यहाँ से रख के आ जाएगा। मैं नॉर्मल पे आ गया, चश्मा लग गया है ना। अब मैं बुक पढ़ पा रहा हूँ, अब मैं इसे हटा दूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा लाइन में क्या नहीं रखा। तो मैं इसको वहाँ पकड़ा हूँ चाहे कहीं पकड़ा हूँ, ज़्यादा दूर हो जाएगा तो फार पॉइंट खराब है, वो भी नहीं दिखेगा। और नॉर्मल बच्चों को क्या होता है? इतना दूर तक का चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है ना। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैंने ये करा, ये नॉर्मल आ गया, 25 सेंटीमीटर मुझे दिखने लग गया। तो मेरा जो एन नॉर्मल है वो इस चश्मे से आया है। मेरा जो एन डैश था वो सरक के कहाँ गया? एन पे आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने लगा दिया कन्वेक्स लेंस। दोबारा बता क्या नहीं समझ में आया? दोबारा बता दिए। दोबारा समझ लो। नॉर्मल आई था हमारा, एन था, और ये करेक्ट डिफेक्टेड में एन डैश पे चला गया है ना। ये 25 सेंटीमीटर था, ये मान लो सड़क के 25 से और आगे चला गया, मान लो 30 हो गया। अब तुमने चश्मा लगा दिया, इस गैप को मेंटेन करने के लिए तुमने चश्मा लगा दिया। मतलब तुम्हारा ये जो लेंस है ये पतला ही रह गया है, मोटा नहीं हो पा रहा, मतलब कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, लाइट कम कर पा रहा। ऐसा नहीं कर नहीं पा रहा, कम कर पा रहा। तो उसको कमी को दूर करने के लिए हमने कन्वर्ज करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब जब ये कॉन्वेक्स लेंस लग जाएगा, जो मेरा डिफेक्टेड आई का नॉर्मल नियर पॉइंट था वो मेरा नॉर्मल नियर पॉइंट पर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब ये दूरी जो है नाउ दिस इज 25 सेंटीमीटर पर आ गया। वो इसने कन्वर्ज करा पहले, फिर बचा कुछ है इसने कन्वर्ज कर दिया, तो अपनी जगह पर कन्वर्ज हो गया, पीछे नहीं गए। समझ में आ गया? तो इसमें कॉजेज क्या है? एक कॉज तो ये है कि आपका आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, छोटी हो, लेंस तो बड़ा लग रहा है, और जो पिछले वाले में गड़बड़ कर रहे थे, लेंस तो बड़ा लग रहा है लेकिन आई बॉल के बाहर जा रही है, मिल रही है आपस में, तो बाई डिफेक्ट, बाई बर्थ ही डिफेक्ट तो है, ठीक है। तो बाई बर्थ ही डिफेक्ट है, तो इसलिए लो और इसमें क्या होगा? दूसरा कॉज क्या है? लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। उसमें था हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, इसमें क्या है? लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। मतलब ये कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा, कम कर पा रहा। तो उस कमी को दूर करने के लिए हमने क्या करा? ये कॉन्वेक्स लेंस लगाया। तो चश्मा जो चढ़ता है ये बड़े लोगों को पहले चढ़ता है, ठीक है, पास की चीज़ नहीं दिख रही मुझे, तो मेरे को आँख में क्या लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। मतलब मेरे आँख में पहला चश्मा लगा होगा वो पॉजिटिव नंबर वाला लगा होगा, +1, +0.275, 0.25 जो भी कुछ था वो प्लस वाला चश्मा लगा होगा। फिर जब एज और बढ़ती है तो सिलेन मसल्स और वीक हो जाती है, तो हमें फिर पास की भी दिखना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, और दूर का भी दिखना कम हो जाता है। तो फिर क्या होता है? पास की चीज़ पढ़ने के लिए मुझे कॉनकेव लगा हुआ, और दूर की चीज़ पढ़ने के लिए मैंने उल्टा तो बोल दिया, मुझे पास की चीज़ पढ़ने के लिए तो ये लगा हुआ है कॉन्वेक्स, और दूर की चीज़ पढ़ने के लिए कॉनकेव है। तो ऊपर कॉनकेव है
और नीचे कॉन्वेक्स। अब बोला सर दिखाई दे। आजकल तो ये सब साफ पता नहीं चलता, नॉर्मल उनको वो कहते हैं प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव लेंसेज, कि भाई तुम बहुत प्रोग्रेसिव हो, नई साइंस को तुमने अपना लिया है, इसलिए नाउ यू आर प्रोग्रेसिव लेंस लगाओ। तो वो प्रोग्रेसिव लेंस जो है वो कभी नहीं लगवाने चाहिए, उसका कारण। मेरे दादू के पास दो बाइफोकल लेंस है, तो देखता है कि नीचे वो हाँ, मेरे भी दिखा। हाँ। लेकिन दोनों का प्रोग्रेसिव क्यों है, प्रोग्रेसिव क्यों नहीं लगवाना चाहिए?